हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ थॉमस हॉब्स और लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ। और कल हमने बात की थी अरस्तु और मैकियावेली की पुस्तकों की, और उससे पहले हमने प्लेटो की जो पर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हॉब्स का जो जन्म है मालबरी नामक स्थान पर हुआ। और जिस समय हॉब्स का जो जन्म हुआ उस समय वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर जो गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर जो स्पेन ने आक्रमण कर दिया था और वहाँ पर जो क्रांति हुई उस समय प्यूरिटन क्रांति कहा जाता है। वो क्रांति भी 1642 से 1649। और जो ब्रिटेन का उस समय माहौल था वो राजकता और भय का माहौल था। इसी कारण हॉब्स कहता है कि जब मेरा जन्म होता है तो भय मेरे साथ जन्मता है, यानी कि मैं और मेरा भय जुड़वा शिशु है। ये इनका एक प्रमुख कथन है। और आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं में जो इनकी पहली पुस्तक है वो है थ्यूसिडाइज। और थ्यूसिडाइज ये एक एथेंस का, इसके अंदर एथेंस के इतिहास का वर्णन है। जो एथेंस और स्पार्टा का जो युद्ध हुआ, और इस युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये थ्यूसिडाइस इतिहासकार है, इन्होंने लिखी और इन्हीं के ऊपर जो हॉब्स ने फिर अपनी रचना की। इसके अलावा जो अगली इनकी पुस्तक है वो है डी साइव। और इस पुस्तक में इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा दी और संप्रभुता की जो लोकप्रियता है उसके बारे में चर्चा की। और इस पुस्तक में इन्होंने 3 अन्य चीज़ें भी है जिनके ऊपर चर्चा की गई है। उसमें शरीर, मनुष्य और नागरिक, और प्रत्येक चीज़ की इसके अंदर यांत्रिक गति के आधार पर व्याख्या की गई है। और इसी के अंदर यांत्रिक वैज्ञानिक भौतिकवाद की भी जो हॉब्स है वो व्याख्या करता है। इसके अलावा अगली इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है एलिमेंट ऑफ लॉ। और ये जो इनकी पुस्तक है वो 1640 की है। और इस पुस्तक में हॉब्स ने जो गैलीलियो का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है और केपलर ने जो ग्रह संबंधी नियम दिए, इन नियमों से ये प्रभावित है। इसके अंदर इनके हॉब्स के विचारों के अंदर गैलीलियो के जो सिद्धांत और केपलर का जो सिद्धांत है इनके विचार भी मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है लिव्याथन। और लिव्याथन 1651 की है। और ये सन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1651 के अंदर लिव्याथन कृति है, उससे उसके अंदर जो जो जानकारी मिलती है। इस समय जो पर्यटन क्रांति 1642 से 49 के बीच हुई, उस समय जो वहाँ का जो शासक था, चार्ल्स प्रथम सम्राट था, उसको क्रांति के समय फांसी दी गई। और फांसी देने के बाद में वहाँ पर राजनीतिक और जो संघर्ष हुआ, सामाजिक जो संघर्ष हुआ, तो उस सभी का जो वर्णन है वो हमें लिव्याथन के रूप में मिलता है। और इसके बाद में जो लिव्याथन को जो सारी वहाँ की जो राजनीतिक शक्ति थी वो हॉब्स के द्वारा लिव्याथन को ही सौंपी गई, इसलिए उनकी एक महान अमर कृति है। तो जो जितनी भी शासन संबंधी जो भी सत्ता थी वो हॉब्स ने लिव्याथन को सौंपी। और लिव्याथन की इस पुस्तक में जानकारी मिलती है कि एक हाथ में तलवार है जो राजसत्ता का प्रतीक है, और लिव्याथन के दूसरे हाथ में दंड है जो धर्म सत्ता के प्रतीक है। क्योंकि उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी ब्रिटेन की, वहाँ जो पोप सत्ता थी, जो धर्म सत्ता थी, वो राजनीतिक सत्ता के ऊपर ज़्यादा हावी हो रही थी। इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से या लिव्याथन के माध्यम से हॉब्स ने जो राजनीतिक और धार्मिक सत्ता है वो राजनीतिक सत्ता के अधीन कर दिए। और राजनीति और धार्मिक दोनों मामलों में जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ उनके एक जैसे राज्य राज्य कोई कॉमनवेल्थ कहते हैं, तो उन्होंने राज्य का जो नाम है कॉमनवेल्थ लिया। तो कॉमनवेल्थ है वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में सर्वोच्च है। इसके अलावा हॉब्स हॉब्स का जो समय था मध्य युग में था। तो इस समय पांडित्यवाद यानी कि पोप तंत्र संबंधी था, जो धर्म था वो राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप करता था, तो इन्होंने धर्म को भी राजसत्ता के अधीन कर दिया गया। और इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण कृति है वो है डी कॉर्पोरे। और डी कॉर्पोरे है
ये यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1600 और डी कॉर्पर है वो 55 की है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1655। और इसके अलावा इनकी अगली जो पुस्तक है डी होमाइन, ये 1658 की है। और बेहमात ये 1670 की है। और आगे हम इसके हॉब्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो और देख लेते हैं। तो हॉब्स की लिवियाथन का जो सबसे बड़ा आलोचक है वो है क्लेरेंडन, और इन्होंने 1683 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर लिवियाथन को जला दिया था। और ये कहते हैं इस पुस्तक के बारे में कि ये एक बहुत ही बड़ी राजविरोध, राजद्रोह या विश्वास भंग करने वाली पुस्तक है। और आज तक मैंने इतना जो राजद्रोह है, विश्वास भंग है, वो और किसी पुस्तक में नहीं देखा। और ये जो लिवियाथन है वो क्रोमवेल की चापलूसी में लिखी गई है, ये क्लेरेंडन कहते हैं। और इसके अलावा जो माइकल ऑक्सफोर्ड है वो हॉब्स की लिवियाथन के बारे में कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन की एक महानतम रचना है। तो ये दोनों ही कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और ये भी पूछा जाता है कि लिवियाथन को किसने जलाया, तो क्लेरेंडन ने। और लिवियाथन को राजनीति की महानतम रचना किसने कहा, तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने। और इसके आगे अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की और उनकी पुस्तकों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो है वो अच्छा लग रहा है और जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आगे हम पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तकें देखने से पहले जॉन लॉक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक कहा जाता है और उदारवाद का जो पिता है वो भी लॉक को माना जाता है। अनुभववाद का जनक माना जाता है। और लॉक व्यक्तिवादियों में शिरोमणि है। ये एक प्रोफेसर वाहन है, उनका कथन है कि लॉक है जो पहला उदारवादी है या व्यक्तिवादियों में शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। इसके बाद में जो लॉक की अगली कृति है उसके बारे में देखते हैं। जो इनकी पहली कृति हमारे सामने आती है इसके अंदर कुछ इनके लेख भी है और कुछ कृतियां हैं। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1687 की है और इसमें अनुभववाद का वर्णन मिलता है। ये ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। इसके अलावा इनका एक लेख है शिष्णुता पर लेख, लेटर ऑन टॉलरेंस, और ये भी इनका एक लेख है। और इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है समझौते वाले, सामाजिक समझौता, जिसमें दो तरह के समझौते मिलते हैं, वो है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 1679 की है। इसमें सामाजिक समझौते का वर्णन है। और वाहन ने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि ये पुस्तक ऐसी है जो दुनाली बंदूक की तरह है, यानी कि एक ही बंदूक है जो दो मुंह वाली है, जिसका एक मुंह तो रॉबर्ट फिल्मर की देवीय सत्ता की तरफ है और दूसरा मुंह है वो हॉब्स की निरंकुश सत्ता के खिलाफ है। यानी कि इसमें जो दो समझौते हैं वो दोनों ही दो प्रकार की सत्ता को चुनौती दे रही है। एक तो हॉब्स की निरंकुश सत्ता को और दूसरा रॉबर्ट फिल्मर की देवीय सत्ता को। और इसके अलावा हम अगली अगर पुस्तक की बात करते हैं वो है ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर। और इसमें जो प्रकृति का कानून है, जो प्राकृतिक नियम है, उसके बारे में जो जॉन लॉक के विचार है। इसके अलावा ईसाइयत की तर्कसंगतता, ये भी एक इनकी पुस्तक है। ऑन द रीजनेबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये 1695 की है। और आज मैंने आपको हॉब्स और लॉक की पुस्तकों के बारे में बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही हम इस तरह के रोज़ाना छोटे छोटे वीडियो है वो मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी, आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।